जब बात होती है बड़े 7 सीटर ऑफ रोडिंग मस्कुलर एसयूवीज़ की तो कुछ गिने चुने ही नाम जहन में आते हैं और उन सभी नामों में से अगर आप सबसे बेहतरीन सबसे अच्छे एसयूवीज़ की बात करें तो आप नाम लेते हैं फोर्ड एंडेवर का और साथ ही टोयोटा फॉर्च्यूनर का। और इसका 2020 BS6 वेरिएंट जब आया था तो उसका रिव्यू हम कुछ कारणवश नहीं कर पाए थे, तो आज इस नए फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट वेरिएंट का रिव्यू मैं आपके साथ करूंगा और आपको इस गाड़ी के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। अब ये जो स्पोर्ट वेरिएंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर वेरिएंट जो हैं आपको स्पोर्ट के अलावा 3 मिलते हैं। 4x2 AT वेरिएंट में आपको टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन 4x4 अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन टाइटेनियम प्लस वेरिएंट ही मिलता है। जो दूसरी क्रोम ग्रिल है उसे यहाँ पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे भी आपको ये जो स्कफ प्लेट है पूरी तरह से ब्लैक मिलती है। जनरली जो थीम है यहाँ पर ये पूरी ब्लैक है और ये जो ब्लैक कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा आप चाहें तो स्पोर्ट वेरिएंट को आप डिफ्यूज सिल्वर या फिर डायमंड वाइट कलर्स में भी ले सकते हैं। और ये जो हेडलाइट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फुल LEDs हैं। जो प्रोजेक्टर लैंप है ये लो बीम है और हाई बीम आपका यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर वाला LED है ये है, लेकिन ये जो ब्लिंकर्स हैं यहाँ पर ये बल्ब्स हैं और ये DRL जो है यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा। नीचे फॉग लैंप्स हैलोजन है और यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं मिलता है। इसका जो ग्रिल है ये बड़ा ही इंटिमिडेटिंग, बड़ा ही ब्रॉनी, बड़ा ही प्रॉपर्ली एसयूविश ब्रूटिश ग्रिल है और रेयर व्यू मिरर में जब कोई इस फेस को देखता है तो ऑटोमेटिकली रास्ता दे देता है। इस तरह की इस गाड़ी की पर्सनैलिटी है। तो अगर आपको एक बड़ी ही बुच लुकिंग एसयूवी चाहिए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग फेस आपको फ़िलहाल जो मेन स्ट्रीम 7 सीटर एसयूवीज़ हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब एक और जो स्पोर्ट एडिशन में आपको चेंज मिलेगा वो ये जो व्हील्स हैं ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक मिलते हैं। ये 18 इंच जो व्हील्स हैं इस पर 265 सेक्शन टायर लगे हैं। यहाँ पर आपको MRF वॉन्डरर टायर्स मिलेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये ऑल ब्लैक मिरर्स मिलेंगे जिस पर आपको बल्ब ब्लिंकर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर एंडेवर की लेटरिंग और ये एक पैनल नज़र आएगा आपको फेंडर के पीछे जो अगेन ब्लैक में है। फुटबोर्ड ब्लैक, रूफ रेल्स ब्लैक, लेकिन डोर हैंडल्स जो हैं ये क्रोम है। चलिए इस गाड़ी को हम लोग पीछे से देखते हैं और यहाँ पर भी आपको जो ब्लैक थीम है वो बरकरार नज़र आएगी। ये एंडेवर की जो लेटरिंग आपको जनरली सिल्वर में मिलती है वो यहाँ पर ऑल ब्लैक है। जो मेन टेल लाइट्स हैं यहाँ पर ये LED हैं, लेकिन जो ब्लिंकर और रिवर्स लाइट है ये बल्ब्स हैं। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, पीछे आपको रेयर वॉशर और वाइपर मिलता है विद डिफॉगर और यहाँ पर आपको नीचे जो ये स्किड प्लेट जैसा सेक्शन है ये अगेन ब्लैक में नज़र आएगा। चूँकि ये स्पोर्ट वेरिएंट है तो आपको स्पोर्ट की लेटरिंग यहाँ पर नज़र आएगी और इस सब के अलावा यहाँ पर आपको एक पावर्ड टेलगेट मिलता है जिसे आप इस तरह से लेग स्वाइप करके खोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेंसर्स आप देख रहे हैं ये सेंसर्स आपको आगे भी नज़र आएंगे और दोनों जो वेरिएंट्स हैं टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको वो सारे डिफरेंसेस बता देता हूँ, लेकिन ये जो गेट है ये यहाँ पर पावर्ड है और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट सेंसर्स भी मिलते हैं। अब बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 3rd रो अप होने के बाद ये जो स्पेस है इसका ऑफिशियल नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे देख करके बात करूं तो ये मेरे ख्याल से 150 और 200 लीटर्स के बीच में कहीं होना चाहिए। और अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि न सिर्फ ये टेल गेट पावर्ड है लेकिन पीछे की जो सीट्स हैं ये भी पावर्ड है। तो आप इन बटन्स का यूज़ करके इन्हें इस तरह से गिरा सकते हैं। आपको बिल्कुल मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लाइट है आपके पास और ये जब दोनों सीट्स नीचे गिर जाएंगी तो आपके पास 450 लीटर्स का बूट स्पेस होता है। अगर आप 2nd रो को भी नीचे गिरा देंगे तो आपके पास 2010 लीटर्स का बूट स्पेस बन के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ सामान रख सकते हैं और यहाँ पर आपका जैक है। इधर आपको कुछ और थोड़ा स्पेस नज़र आएगा। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वूफर है और ये यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको 17 इंच का मिलेगा और उस पर टायर जो है वो पूरी विड्थ का मिलेगा 265 सेक्शन। चलिए इसे हम लोग बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ 1-2 चीज़ें जो मेरे ख्याल से और हो सकती थी। अगर 360 डिग्री कैमरा होता तो और अच्छा रहता, क्योंकि ये जो गाड़ी है एक प्रॉपर ऑफ रोडर है। यहाँ पर पीछे लॉकिंग डिफरेंशियल है तो आप इसे ऑफ रोड कंडीशंस में लेकर के जा सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई स्पॉटर नहीं है तो सराउंडिंग्स का अगर आपको ध्यान हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर 225 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है और ये जो गाड़ी है ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, आपको ख़राब कंडीशंस में लेकर के जा सकती है।
मेन रास्ते से नीचे उतर के न सिर्फ सॉफ्ट रोडिंग कर सकती है लेकिन काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, गाड़ी के अंदर जाने से पहले ये सारे फीचर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टाइटेनियम के ऊपर टाइटेनियम प्लस में आपको मिलता है ड्राइवर नी एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रोक्रोमिक इनर रियर व्यू मिरर, हिल डेसेंट कंट्रोल, सॉफ्ट आईपी डैशबोर्ड, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है, पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट विद लंबार सपोर्ट, पावर फोल्डिंग थर्ड रो सीट जो मैंने आपको दिखाई वो आपको सिर्फ टाइटेनियम प्लस में मिलेगी। इस गाड़ी में पैरेलल पार्क असिस्ट फीचर है, ये ऑटोमेटिकली पार्क हो सकती है, ये फीचर आपको सिर्फ टाइटेनियम प्लस में मिलेगी। वन टच विंडोज और टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप ऑफ रोडिंग के दौरान आपके जो मोड्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों फोर्ड एंडेवर की चाबी कुछ इस तरह से नज़र आती है और यहाँ पर लॉक और अनलॉक के अलावा आपको ये बटन मिलेगा जिससे आप इस तरह से जो टेल गेट है इसे खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के अलावा एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके द्वारा नई फोर्ड एंडेवर भी अपडेटेड है और यहाँ पर आपको एक फोर्ड पास नाम की फ़ीचर मिलती है जिसके द्वारा आप एक ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और वो जो ऐप है उसे यूज़ करके आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आपकी गाड़ी के बारे में, यानी कि अगर टायर प्रेशर लो है या फिर गाड़ी की हेल्थ से संबंधित कोई चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, अंदर की ओडो रीडिंग क्या है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मालूम पड़ जाएगी। जैसे कि अगर आपका ऑयल लेवल लो है तो इन सब चीज़ों के लिए फोर्ड ने अब एक ऐप बना दी है और आप उस ऐप को इस्तेमाल करके इस गाड़ी को रिमोटली लॉक अनलॉक स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। इस सब के अलावा अगर आप अंदर जाना चाहते हैं और गाड़ी की चाबी आपकी जेब में है तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है और डोर खुद ब खुद अनलॉक हो जाएंगे। ये जो है प्रॉपर एसयूवी है और इसकी सीट काफ़ी ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ये एक फुटबोर्ड है जिस पर चढ़ के आपको अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको ये सिल्वर स्क्रफ प्लेट्स नज़र आएंगे। डोर पैनल काफ़ी खुला खुला और ये जो इंसर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये प्लास्टिक इंसर्ट है, आपको लगेगा पियानो ब्लैक है लेकिन ये कुछ मेटालिक सा कलर लिए हुए है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। लेदर अपहोल्स्टर्ड डोर पैनल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक और डोर लॉक अनलॉक के बटन्स, काफ़ी बड़ा डोर पैनल जहाँ पर एक बड़ी वाटर बॉटल बड़े आराम से आ सकती है। अब ये सीट जो है ये इलेक्ट्रिक है और रिक्लाइन के अलावा सीट हाइट, फोर एंड आफ्ट एडजस्टमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल लंबार एडजस्टमेंट भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन आप लंबार यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लंबार सपोर्ट जो है, ये फॉग लैंप्स के लिए बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप बीच में स्पीडो देख रहे हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है ये मैं कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सारे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल है और ये जो आपका मिरर है इसे आप यहाँ से फोल्ड या फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको जनरली यहाँ मिलता है लेकिन ये कंट्रोल्स आपको डैशबोर्ड पर ही दिए गए हैं। बूट को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसे आप जब भी दबाएंगे तो बूट जिस पोजीशन में है वहीं पर रुक जाएगा और इसी बटन को दबा के आप उसे बंद भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक मिसिंग फीचर है। इस तरह की महंगी गाड़ी में ये फीचर ज़रूर होना चाहिए था। इसके अलावा जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन्स नज़र आएंगे और स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिसके द्वारा आप बहुत सारे फंक्शंस यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये फोर्ड है तो ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है और जो कंट्रोल्स हैं स्क्रीन पर इन्हें एडजस्ट करना बहुत ईजी रहता है और 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पर 10 स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पर सबवूफर भी है, यहाँ पुश बटन स्टार्ट और 2 USB सॉकेट्स और ये जो बटन्स हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये ऑटो पार्क फंक्शन है जिससे कि गाड़ी खुद ब खुद अपने आप को पार्क कर सकती है। ट्रैक्शन कंट्रोल और ये है इलेक्ट्रिक रेयर डिफ जिसे आप यहाँ से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप 4x4 लो एंगेज कर सकते हैं जिससे कि आप रॉक क्रॉलिंग या फिर कुछ डिफ़िकल्ट ऑफ रोडिंग सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये हैं आपके ऑफ रोड मोड्स, ये आपका नॉर्मल मोड है और ये जो मोड है ये स्नो मड ग्रास मोड है। इसके अलावा आपको मिलता है सैंड मोड और रॉक मोड के लिए आपको 4x4 लो एंगेज करना ज़रूरी होता है। ये हिल डेसेंट कंट्रोल है और अब यहाँ पर आपको एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल शिफ्ट के लिए कोई अलग से मार्किंग नहीं की गई है क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशंस यहाँ से कंट्रोल होते हैं। आप यहाँ से अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं
और यहाँ पर आपके पास एक स्पोर्ट मोड भी है जिसे आप एंगेज कर सकते हैं। एक ट्रे है यहाँ पर आपके पास, और ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो ये एक फ़ीचर यहाँ पर होता तो और अच्छा रहता है। बट ओवरऑल जो डैश का क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है डैशबोर्ड पर, कॉन्ट्रास्टिंग स्पोर्टी वाइट स्टिचिंग मिलती है, लेकिन बाहर की थीम की तरह अंदर यहाँ पर पूरा ऑल ब्लैक थीम नहीं दिया गया है। हेडलाइनर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये ऑल ब्लैक है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको साथ ही मिलती है ये बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इस गाड़ी की जो स्पेस है और यहाँ पर जो एक एयरीनेस का आभास है उसमें चार चांद लगा देती है। तो ये जो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है इस गाड़ी की एक विशेष फीचर है। यहाँ पर ग्लास पैनल और ब्लाइंड्स के लिए जो बटन्स हैं वो दोनों अलग अलग दिए गए हैं। ये लाइट्स के लिए आपके पास बटन दिए गए हैं, और ये सनग्लासेस होल्डर है। दोनों तरफ वैनिटी मिरर है और दोनों ही इल्यूमिनेटेड हैं। दोनों तरफ आपको टोल टिकट होल्डर भी नज़र आएगा। दोनों तरफ हैंडल्स हैं, और साथ ही चूँकि एक प्रॉपर ऑफ रोडर है तो आपको ये एक हैंडल भी नज़र आएगा, जिससे कि अगर आप ट्रेल्स पर हैं जहाँ पर गाड़ी एक रॉकिंग मूवमेंट कर रही है तो आप अच्छे से सपोर्ट ले सकें और आपका जो हेड है वो इधर उधर भिड़े नहीं। ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको एक ये सब सेक्शन भी मिलता है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है। ये भी एक फ़ीचर ऐसी है जो यहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए थी। और ये जो आर्मरेस्ट है ये भी काफ़ी बड़ा है। साथ ही यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। ये एक रिमूवेबल ट्रे आपको यहाँ नज़र आएगी। काफ़ी अच्छा, काफ़ी कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है। 2 कप होल्डर्स यहाँ नज़र आएंगे, और आपको कई जगह ये डार्क क्रोम के इंसर्ट्स नज़र आएंगे, जिससे कि ये कैबिन जो है और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोर्ड का सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नज़र आएगा। तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। सेगमेंट लीडिंग है, बेस्ट है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है यहाँ पर। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है। यानी कि इस गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़, ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं जिससे कि बाहर की जो एम्बिएंट नॉइज़ है, जो ख़राब ध्वनि है, उसे कैंसिल करके आपको अंदर एक बड़ा ही शांत, बहुत ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये एक यूनिक चीज़ है, और इससे इस कैबिन की जो क्वाइटनेस है उसमें बड़ा इजाफा होता है। अब ये स्क्रीन छोटी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलता है, और एक और जो ख़ास चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। सेटिंग्स में जाकर के आप ये जितने भी एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वॉइस कमांड्स अवेलेबल हैं, और ये देखिए, सेट टेम्परेचर टू 17 डिग्री सेल्सियस। Did you say 17 degrees? Yes. Setting temperature to 17 degrees. इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के कंट्रोल्स दिखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके हर एक टायर में कितना प्रेशर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑफ रोडिंग के लिए आपको एक मोड मिलता है, जहाँ पर आपकी गाड़ी का एंगल क्या है, लेटरल एंगल क्या है, साइड एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये भी एक ऑफ रोडिंग के लिहाज से यूज़फुल फीचर है। सीट्स जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक फोर्ड से, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्सिंग सीट्स हैं। और पैसेंजर को भी यहाँ पर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में, जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं विद लंबार एडजस्टमेंट। ये लंबार एडजस्टमेंट का कंट्रोल है यहाँ पर आपको 2 जोन AC नज़र आएगा। और इसके साथ ही एक और विशेष चीज़ जो यहाँ पर आपको मिलेगी वो है 7 एयरबैग्स। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक ड्राइवर नी एयरबैग भी मिलता है टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में। और ये जो गाड़ी है ये ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, बहुत ही सेफ गाड़ी है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास है। तो बड़ी ही सेफ़ और बहुत ही रिलायबल गाड़ी है जहाँ तक सेफ्टी और रोड होल्डिंग, रोड मैनर्स की बात आती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो मिरर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑटो डिमिंग है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। ड्राइवर के लिए एक डेड पैडल है, ताकि लंबी दूरी पर आराम से अपना पैर रख के आप कंफर्टेबली गाड़ी चला सकें। और ये जो स्टीयरिंग है ये भी लेदर रैप्ड है। इसका जो एर्गोनॉमिक पोजीशन है, जो इसकी शेप है, ये काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल ये जो स्पेस है ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है आपको। जो व्यू है बहुत अच्छी है, आप बहुत ऊपर, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं, और जो विजिबिलिटी एक बड़े एसयूवी में आपको मिलनी चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलती है। तो ओवरऑल जो फीलिंग है यहाँ पर एक बहुत ही वेल बिल्ट, बहुत ही मजबूत बनी हुई, बड़ी सफाई से बनी हुई गाड़ी की है। जो नीचे के मटेरियल्स हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये बहुत सॉफ्ट टू टच तो नहीं है, लेकिन इनका जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये बहुत अच्छा है। और जो पैनल्स जहाँ पर मिलते हैं, जो पैनल गैप्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बड़ा सफाई से काम किया हुआ है। तो जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली महसूस होगी। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बीच में आपको बड़ा
एनालॉग स्पीडो मिलेगा और उसके दोनों तरफ आपको 2 डिजिटल स्क्रीन्स मिलेंगी जो कि ऑब्वियसली कस्टमाइजेबल हैं, जिन्हें आप कस्टमाइज़ करके आपको जो इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज नज़र आएगी और जैसा मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहें तो आप क्या देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पर टैको लेकर के आ गया हूँ, तो अगर आपको टैको यहाँ पे देखना है तो आप टैको देख सकते हैं। और इसी तरह से ट्रिप कंप्यूटर, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइवर असिस्ट और दूसरी सेटिंग्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है आपके फ़ोन या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और यहाँ से आपने कौन सा ड्राइविंग मोड एंगेज कर रखा है, अगर आप पार्क में है, रिवर्स में है, न्यूट्रल में है, ड्राइव में है या स्पोर्ट मोड में है, तो वो सब आपको यहाँ से नज़र आएगा। अब फीचर्स और टेक, सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ऑटो पार्क का फीचर भी मिलता है जो काफ़ी एडवांस्ड है। कुछ गाड़ियों में आपको लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसी फीचर्स मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन फीचर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। फॉरवर्ड कोलिजन प्रोटेक्शन भी आपको कुछ गाड़ियों में मिल रहा है ऑल स्पेस के अंदर अगर आप देखें, या फिर टी रॉक या फिर जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड MG ग्लॉस्टर है, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूजेबल हैं? मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ पर फोर्ड ने जो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, जो सेफ्टी फीचर्स और जो टेक फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर आपको शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो क्वालिटी है मटेरियल्स की बहुत अच्छी है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में मेरे ख्याल से अगर मुझे सिर्फ कंप्लेंट ही करना हो तो वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर डेफिनेटली होनी चाहिए थी। इसके अलावा मेरे ख्याल से शिकायत करने जैसा सामने कुछ नहीं है। बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही वेल मेड डैशबोर्ड और फ्रंट सीट्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए पीछे देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कितना है और कंफर्ट कितना है। आगे की तरह पीछे की सीट्स भी काफ़ी ऊंची हैं और जो डोर पैनल है यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है एक बड़ी बॉटल रखने के लिए। यहाँ भी आपको डोर लॉक और अनलॉक के लिए अलग से बटन्स मिलते हैं। ये जो पैनल है यहाँ पर आपको जो टच पॉइंट्स हैं वहाँ पर सॉफ्ट लेदर मटेरियल मिलता है जो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे की तरह यहाँ पर भी आपको ये एक ब्लैक इंसर्ट मिलता है। जो फिनिश है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर ब्लाइंड्स और होते तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स नहीं मिलते हैं। सीट्स रिक्लाइन होती हैं तो इससे आपके कंफर्ट में और इजाफा होगा जब आप लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो सामने की सीट्स स्कूप्ड आउट हैं, यहाँ पर मैगज़ीन होल्डर है, नी रूम काफ़ी अच्छा खासा है और पीछे आपको यहाँ पर AC का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह से बटन्स दिए गए हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर 3 ज़ोन सेटअप नहीं है। यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको टेम्परेचर कितना चाहिए। AC वेंट्स जो हैं ये आपको रूफ़ पे मिलते हैं। AC वेंट्स नीचे नहीं है, ऊपर है। यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल और यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नज़र आएगा आपको। अब ये जो 2 बटन्स आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें यूज़ करके आप चाहें तो एयर फ्लो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो नीचे वाला आप बटन देख रहे हैं इसे यूज़ करके आप एयर फ्लो को ये यहाँ पे जो आप वेंट्स देख रहे हैं इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि पीछे से भी हवा आए। तो ये एक छुपा हुआ AC वेंट है जिसे यूज़ करके अगर आप मिडिल रो पे बैठे हैं तो यहाँ पर भी आपको हवा आएगी। और इसके अलावा आपको बीच में एक बड़ा आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स जो कि एडजस्टेबल हैं। इसके साथ ही एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि बीच वाले पैसेंजर को प्रॉपर सीट बेल्ट मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ मिसिंग है वो है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट, और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से फीचर होना चाहिए था। रिक्लाइनिंग सीट्स है, इतने कंफर्टेबल हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, एक प्रॉपर सीट बेल्ट दी गई है। तो अगर यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स होते तो और अच्छा होता। नी रूम अच्छा खासा है, हेड रूम देखिए यहाँ पर अच्छा खासा है, और अगर आपकी हाइट 6 फुट 1 इंच या 6 फुट 2 इंच है तो भी आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, 3 लोग यहाँ पर अब्रेस्ट बैठ सकते हैं। बीच में अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं तो ये जो सीट्स हैं ये आगे पीछे होती हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए लेग रूम कम है तो आप इस सीट्स को पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जो है ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अकेला ओमिशन है। इसके अलावा ये एक प्रॉपर बेंच सीट है। अगर आप ग्लॉस्टर में देखेंगे तो आपको अब कैप्टन सीट की फ़ीचर उपलब्ध है। अगर आपको एक प्रॉपर 7 सीटर ही चाहिए और कैप्टन सीट चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन ये सीट्स अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मिडिल रो पैसेंजर के लिए किसी तरह की कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, इंसुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है और जो ओवरऑल एम्बियंस है वो बहुत अच्छा है, खुला खुला लगता है आपको। तो जो मिड रो है यहाँ पर बैठ के आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, और ये जो रिक्लाइन फंक्शन है ये इसे और भी ज़्यादा आनंददायक बना देता है, आरामदायक बना देता है। अब चलिए हम लोग पीछे देखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कैमरा मिलता है
और ये रियर व्यू कैमरा यहाँ पर मौजूद है। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है और इसके साथ आपको गाइड लाइट्स भी मिलती हैं। अब अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपके पास ये एक लेवर है, इसे खींचिए और इस सीट को इस तरह से झुका करके स्पेस बना लीजिए। अंदर घुसने के लिए बहुत ही क्लियर एंट्री तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर घुसना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। और फिर आप इस सीट को इस तरह से पीछे कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये सामने वाली सीट पूरी तरह से पीछे है तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत कम स्पेस है और मेरी नीज़ काफ़ी ज़ोर से सामने रगड़ खा रही हैं, मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। लेकिन ये सामने वाली सीट्स एडजस्टेबल हैं और अगर आपके सामने वाले पैसेंजर इस सीट को ज़रा आगे स्लाइड कर दें तो ये आपके पास मैक्सिमम नी रूम है। ये सीट अभी पूरी तरह से आगे है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसे पूरी तरह से आगे कर देंगे तो सामने वाले पैसेंजर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो इसे आप कहीं मिड वे अगर करते हैं तो आपके पास कुछ नी रूम यहाँ पर मिलेगा और फिर आप इस सीट को शॉर्ट जर्नीज़ के लिए शायद यूज़ कर पाएँ। ये सीट हालांकि एडल्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट की सबसे ख़राब सीट्स में भी नहीं है। ये ठीक ठाक सीट्स हैं, यहाँ पर जनरली बच्चे ही कुछ डिस्टेंस के लिए बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी छोटे डिस्टेंस के लिए इमरजेंसी में या फिर किसी कैजुअल आउटिंग के लिए फैमिली को भर के अंदर जाना है छोटे डिस्टेंस के लिए सिटी में, तो उसके लिए ये काम में आ सकती है। और ये जो हेडरेस्ट है यहाँ पर ये भी एडजस्टेबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोनों तरफ आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और पीछे आपको ये एक रीडिंग लाइट और 2 AC वेंट्स भी नज़र आएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर दोनों तरफ आपको ये हुक्स भी नज़र आएंगे। पीछे एक क्वार्टर ग्लासेस है जिससे अंदर लाइट आती है और आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी अंधेरी गहरी जगह पर छुपे हुए हैं। तो ये जो सीट्स हैं ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है, छोटे बच्चों के लिए ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम अनयूजेबल भी नहीं है। काफ़ी नीची है, काफ़ी छोटी है, लेकिन एक 7 सीटर के लिए जिस तरह की सीट्स हमने और कुछ गाड़ियों में देखी हैं उनसे ये ज़रा बेहतर है। बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल अनयूजेबल ये नहीं है। अंदर घुसना बाहर निकलना भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये और ज़्यादा आरामदायक हो सकता था और ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता था, लेकिन फिर भी अंदर घुसना और बाहर निकलना मैनेजेबल है। यहाँ पर हेडरूम की भी ज़रा प्रॉब्लम है और अगर आप लंबे कद के हैं तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। और चूंकि ये सीट्स पावर्ड हैं इसलिए यहाँ पर आपके पास रिक्लाइन फंक्शन भी नहीं है। कुछ मैनुअल सीट्स में आपको रिक्लाइन फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपके पास रिक्लाइन फंक्शन नहीं है। सामने वाली सीट्स 60-40 स्प्लिट है, तो जब आप स्पेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं बूट स्पेस को, तो 60-40 स्प्लिट करके आप सामान डालने के लिए आप इसे काफ़ी अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। मुझ जैसे लंबे कद के आदमी को निकलने के लिए ज़रा तकलीफ़ होती है, लेकिन आप अगर छोटे कद के हैं तो अंदर घुसना और निकलना ज़रा डिफ़िकल्ट है। सबसे ज़्यादा ईजी इनग्रेस और एग्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो डोर हाइट है ये ऊँची होने के कारण अंदर घुसना और निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर अगर 1 टच टम्बल सीट्स होती तो मेरे ख्याल से एंट्री और ज़्यादा ईजी हो सकती थी। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कुछ गाड़ियाँ एम्प्लॉय करती हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो दोस्तों, जब 2020 BS6 एंडेवर आया तो उस वक्त यहाँ पर बहुत सारी स्प्रूसिंग अप हुई इंजन और ट्रांसमिशन के मामले में। यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस को डिलीट कर दिया गया। 2.2 लीटर जो डीजल था उसे हटा दिया गया, 3.2 लीटर डीजल जो था उसे हटा दिया गया, मैनुअल ट्रांसमिशंस को हटा दिया गया और इस सब को हटा करके एक ऑप्शन रखा गया और वो है 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन और साथ में एक नया 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपने सही सुना, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस में हैं। आपको 4x2 चाहिए या 4x4 चाहिए, उसमें आपके पास वेरिएंट्स हैं, लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन आपके पास एक ही है, 2 लीटर डीजल विद 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर पावर जो है ये आपको मिलती है 170 PS की 3500 RPM पर, और टॉर्क जो है ये आपको मिलती है 420 न्यूटन मीटर्स 2000 और 2500 यानी 2500 के बैंड में। अब पावर और टॉर्क मेरे ख्याल से एडिक्वेट है। यहाँ पे आपको जो इंजन है ये बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगता है। सफिशिएंट यहाँ पर एक्सेलरेशन है। ये गाड़ी अपना 0 to 100 रन लगभग 12 सेकेंड्स में करती है, जो इस तरह की एक भारी बड़ी 7 सीटर SUV के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इसे इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो वहाँ पर पावर और टॉर्क ज़रा ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसे फॉर्च्यूनर और एल्चुरस G4 से कंपेयर करें तो दोनों ही जगह पावर ज़रा ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंस कोई ऐसा बड़ा नहीं है जिसे कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें। मेरे ख्याल से ये जो इंजन और ट्रांसमिशन है ये इस सेगमेंट के लिए पार फॉर कोर्स है और यहाँ पर शिकायत करने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब ये जो इंजन है ये काफ़ी स्मूथ है। बॉटम ऑफ द रेव रेंज से बहुत सारी टॉर्क अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन नहीं है। अगर आप इसे देखें तो इसका जो टॉर्क बैंड है ये लगभग 3,500 RPM तक जाकर के ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये ज़रा सा फ्लैट हो जाता है। उसके ऊपर अगर आप इसे रेव करने की कोशिश करते हैं तो ज़रा वक्त लेता है, लेकिन ये इंजन बहुत स्मूथ है और जब आप इसे चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही स्मूथ इंजन चला रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये जो
10 स्पीड ट्रांसमिशन है, ये भी अपना काम बखूबी करता है, काफ़ी स्मूथ है ये। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं है, मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। ये एक ऐसी फीचर है जो मिसिंग है यहाँ पर। इस तरह की महंगी प्रीमियम गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर्स का फीचर होना चाहिए था। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पर, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि सीक्वेंशली आप यहाँ से मैनुअल शिफ्ट्स कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप डी यानी कि ड्राइविंग मोड में हैं तो इससे आप एक और फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक शिफ्ट लॉक नाम की फ़ीचर मिलती है, जिसके द्वारा अगर आप चाहें तो आपको कितने गियर्स यूज़ करने हैं उन 10 गियर्स में से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस या प्लस यूज़ करके यहाँ पर आपको नज़र आएगा। आप चाहें तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ 4 गियर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं कितना भी एक्सेलरेटर दूँ ये गाड़ी 4th गियर से ऊपर नहीं जाएगी। और ये जो फीचर है ये ऑफ रोडिंग कंडीशंस में काफ़ी काम आती है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो गाड़ी है ये हायर गियर्स में ना जाए, लोअर गियर्स में ही रहे, और आपको जो ज़्यादा टॉर्क चाहिए, जो ज़्यादा बड़ा ड्राइव चाहिए, एक लो रेशियो चाहिए, वो आपको मिले। तो यहाँ से आप जितने गियर्स आपको चाहिए, 1 या 2 या 3 या 6 या 8, जितने भी गियर्स आपको चाहिए कि उससे आगे गाड़ी ना बढ़े, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो यही जो बटन है इसे यूज़ करके आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने के लिए आप उन्हीं बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो गाड़ी है ये किसी भी गियर में होल्ड ऑन करके रखती है। रेव्स आप बढ़ाइए, 4300 आरपीएम तक ये गाड़ी जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको अप शिफ्ट नहीं करती है। आप किसी भी गियर में रेव्स पे होल्ड ऑन करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो ट्रांसमिशन है इसे मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन है यहाँ पर गियर्स बहुत सारे हैं, और ये जो गियर्स की बहुतायत है ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, और मेरे ख्याल से जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू मच ऑफ अ गुड थिंग भी है। तो यहाँ पर अच्छाई क्या है और बुराई क्या है ये मैं दोनों आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रेशियो हैं चूज़ करने के लिए, तो हमेशा आपके पास एक ऑप्टिमम रेशियो रहता है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं एक आइडियल रेशियो चूज़ करने के लिए। और जो ट्रांसमिशन है हमेशा इस लुकआउट पे रहता है कि वो एक ज़्यादा बेहतर रेशियो चूज़ कर पाए। तो पार्ट थ्रॉटल पे ये बहुत अच्छे से काम करता है ट्रांसमिशन। और ये जो थ्रॉटल है ये बड़ी सेंसिटिव है, अगर ट्रांसमिशन के लिहाज से इसे देखा जाए, हमेशा लुकआउट पे रहती है कि एक ज़्यादा बेहतर रेशियो मैं चूज़ कर पाऊँ ताकि जो गाड़ी है ज़्यादा ऑप्टिमली चले। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है थ्रॉटल की, इसकी एक जो डाउन साइड है वो ये है कि जब आप इसे बिल्कुल लाइट फुट के साथ एक बहुत ही हल्के पैडल के ऊपर इनपुट के साथ चलाते हैं तो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली ये गियर्स शिफ्ट करती है। लेकिन जब आप पार्ट थ्रॉटल पे ज़रा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, एकदम लाइट इनपुट से ज़रा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो उस वक्त अप शिफ्ट करने के लिए, जब आप डी मोड में होते हैं उस वक्त अप शिफ्ट करने के लिए ये गाड़ी ज़रा कोशिश करती है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जाए, बचत की जाए फ्यूल की। और वहाँ पर चूँकि इस ट्रांसमिशन के अंदर ये एबिलिटी है कि केवल सीक्वेंशली नहीं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 नहीं, ये ट्रांसमिशन 2 से 6 या 6 से 9 या फिर 9 से 6, 6 से 5, इस तरह से मल्टीपल गियर्स स्किप कर सकता है। तो वहाँ पर इसकी कोशिश ये रहती है कि इसे एक हायर गियर में जल्दी से जल्दी डाला जाए, और वहाँ पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है ये ज़रा बिजी है, ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ तो काम कर रहा है, रेव मैच करने की कोशिश कर रहा है, और उससे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो इंजन है ये जिस इंजन स्पीड पे है उससे ज़्यादा रेव कर रहा है। कभी कभी आपको वो आवाज़ आती है, इंजन जो है वो ट्रांसमिशन के साथ ज़्यादा बिजी लगता है। तो ये जो चीज़ है ये इसका एक डाउन साइड भी है। इसे आप यूज़ करना, जब आप इस गाड़ी को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से यूज़ करना आ जाएगा। जब आप इसे एक अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं थ्रॉटल को, तो ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन है ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन स्मूदेस्ट ट्रांसमिशंस में से एक नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा ZF का जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन है वहाँ पे जो शिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा सीमलेस रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पर अगर आप मॉड्यूलेट ठीक से नहीं कर रहे हैं आपके थ्रॉटल को, तो आपको कभी कभी आवाज़ आती है, आपको मालूम पड़ता है कि जो इंजन और ट्रांसमिशन है ये आपस में तालमेल बिठाने के लिए कुछ मशक्क़त कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये जो इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है ये काफ़ी एफिशिएंट है, और जो गियर शिफ्ट्स हैं जनरली वो काफ़ी स्मूथली होते हैं, आपको अंदर किसी तरह का जर्क नहीं आता है। ये फास्टेस्ट ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएंट्स हैं, 4x4 और 4x2। 4x2 में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा
फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पर 13.9 के MPL की है, और जो 4x4 वेरिएंट है वहाँ पर आपको 12.4 के MPL की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। हमारे पास 4x4 वेरिएंट है, और यहाँ पर मैंने जो टेस्ट किया, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको हाईवे के ऊपर जो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी वो 9.5 तक मिलेगी। 9.5 तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको इस गाड़ी के साथ हाईवे पर मिलेगी। और मैंने जितना टेस्ट किया, मेरे ख्याल से हाईवे पर आपको इस गाड़ी के साथ लगभग 10 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप सिटी में से चला रहे हैं तो 7 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की अच्छी नहीं है। इतने बड़े इंजन के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ये इंजन है। इन सब चीज़ों के अलावा फोर्ड एंडेवर हमेशा से ही अपनी राइड क्वालिटी के लिए जाना गया है, और राइड क्वालिटी यहाँ पर जो 2020 BS6 अपग्रेड हुआ था उसके साथ और भी बेहतर हो गई है। यहाँ पर अब जो एब्जॉर्बेंट क्वालिटी है सस्पेंशन की वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है। ये गाड़ी बहुत अच्छे से ख़राब रास्तों के ऊपर चलती है। इसके अलावा जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है यहाँ पर, उसके कारण अंदर जो कैबिन है ये बहुत शांत रहता है, आपको बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती। तो बड़े क्वाइट तरीके से, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे राइड क्वालिटी के साथ हाईवे के ऊपर आप एंजॉय करते हुए चला सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो इस गाड़ी का रोड बिहेवियर है, जो कॉर्नर्स पर इसकी रोड होल्डिंग है, जिस तरह से ये कंपोज रहती है कॉर्नर्स पर, वो भी 7 सीटर SUVs के अंदर स्टैंड आउट है मेरे ख्याल से। और इस तरह की गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो ये जो गाड़ी है काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, बहुत अच्छे से चलती है, और बहुत ज़्यादा टॉप हैवी नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको कि इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं तो बहुत अनमैनेजेबल हो रही है, वॉलोवी है। थोड़ा बॉडी रोल ऑब्वियसली महसूस होता है आपको, क्योंकि ये गाड़ी जो है ज़रा भारी है, तो कॉर्नर्स पे जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको ज़रा बॉडी रोल ज़रूर महसूस होता है। लेकिन वो कहने के बावजूद भी इस तरह की जो बड़ी SUVs हैं, जैसे अल्ट्रा G4 है, या फिर अगर आप बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर की राइड जो है वो ज़्यादा स्टिफ है। यहाँ जितनी अच्छी राइड क्वालिटी आपको वहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन ये जो गाड़ी है यहाँ पर आपको राइड और हैंडलिंग का बेहतरीन बैलेंस मिलता है। तो ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, अगर आप डे टू डे बेसिस पे देखें, आप हाईवे की बात कर ले, ख़राब रास्तों की बात कर ले, हर तरह से एंडेवर जो है इसका राइड और हैंडलिंग पैकेज जो है ज़्यादा अच्छा है। स्टीयरिंग में भार ज़रा और पहले से कम हो गया है, मेरे ख्याल से ये ज़रा और डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन अभी भी फोर्ड एंडेवर जो है राइड और हैंडलिंग के लिहाज से अगर आप सबसे बैलेंस्ड पैकेज के साथ जाना चाहते हैं तो यही है। इस पूरे इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो के साथ मेरी जो अकेली शिकायत है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन कभी कभी थोड़ा नॉइजी हो जाता है, थोड़ा बिजी हो जाता है। अगर आप ठीक से मॉड्यूलेट नहीं करते हैं थ्रॉटल को, तो जो आवाज़ आती है अंदर, वही मेरी एक ज़रा शिकायत है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, और फोर्ड एंडेवर जो हमेशा से ही एक बेहतरीन ऑप्शन था यहाँ पर, वो अभी भी बरकरार है। राइड हो, हैंडलिंग हो या फिर कंफर्ट हो, यहाँ पर आपको किसी तरह की शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल लॉक है। याद रखिए, हाईवे पर चलते हुए जो एवरीडे कंडीशन है उसमें कभी भी ये बटन यूज़ मत कीजिए। और अगर आप चला भी रहे हैं हाईवे पे, तो इस गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर है वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के नीचे ही आप इसे एंगेज कर पाएँ। ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऑफ द रोड जाने के लिए है, जहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है। अगर आप इसे रियल वर्ल्ड यूसेज में यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी ठीक से टर्न नहीं करेगी, और आपकी गाड़ी के लिए, आपके टायर्स के लिए ये डैमेजिंग रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये बहुत ही अच्छा केपेबल ऑफ रोडर है, बहुत हद तक ये ऑफ रोडिंग कर सकता है। ये एक प्रीमियम लग्जरी SUV है, तो बहुत गंदे रास्तों पर या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब, एकदम चैलेंजिंग ऑफ रोड कंडीशंस में, जहाँ पर गाड़ी को कुछ नुकसान होने के भी चांसेस हो, वहाँ पर शायद आप इसे लेकर के नहीं जाएं। लेकिन जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पर रियर डिफरेंशियल लॉक के साथ ये एक प्रॉपर SUV है, प्रॉपर ऑफ रोड गाड़ी है, जिसे आप ख़राब रास्तों पर लेकर के जा सकते हैं। ट्रैक्शन की कमी हो या फिर बॉगी कंडीशंस हो, हर जगह ये आपको लेकर के जाएगा और निकाल करके बाहर भी लाएगा। तो एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, ऑन रोड बिहेवियर भी ज़बरदस्त है। और अगर आपको वाकई में एक रगेड SUV चाहिए जो कि ऑन रोड और ऑफ द रोड दोनों जगह बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, तो फोर्ड एंडेवर जो है, जितने भी SUVs हमारे पास यहाँ हैं आज की तारीख में, उनमें सबसे अच्छे जो SUVs हैं उनमें शुमार होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं कीमतों पर। और फोर्ड एंडेवर हमेशा से ही काफ़ी सेंसिबली प्राइस्ड गाड़ी रही है। अपने सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके साथ काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड रही है। इसकी कीमतें शुरू होती हैं 30 लाख रुपीज़ से, जो इसका 4x2 80 टाइटेनियम वेरिएंट है उसके लिए। और जो टॉप ऑफ द लाइन स्पॉट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है, यहाँ पर आपको देने होते हैं 35.1 लाख रुपीज़, जो कि लगभग 65,000 रुपीज़ ज़्यादा है कॉरेस्पॉन्डिंग टाइटेनियम प्लस 4x4 वेरिएंट के लिए। यहाँ पर आपके पास जो 4x2 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है 80, वहाँ पर आपको 32.75 लाख रुपीज़ देने होते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें फॉर्च्यूनर के साथ, तो कीमतों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी 2 व्हील ड्राइव 80 जो है वो 32.5 लाख रुपीज़ का आपको पड़ता है, 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और अगर आप उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देखें तो वो भी लगभग
34.5 लाख के आसपास ही पड़ता है। लेकिन अगर आप TRD स्पोर्टिवो की बात करें, वहाँ पर जो TRD वेरिएंट है, तो वो जो वेरिएंट है वो काफ़ी महंगा है, उसकी कीमत इससे लगभग 2 लाख रुपया ज़्यादा है। तो उनका जो स्पोर्ट वेरिएंट का इक्विवेलेंट है वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रा टॉर्क भी ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ फीचर्स उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके ऊपर दिए हैं। अगर आपको वैल्यू चाहिए और ज़्यादा पैसा बचाना है तो आप एल्टुरस G4 के साथ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ बचत होगी, वहाँ पर आप 29 से 32 लाख रुपीज़ के बीच में उसके जो 2 वेरिएंट्स हैं वो दोनों खरीद सकते हैं, और वो इससे लगभग 3 लाख रुपया सस्ता है। एक नए कंटेंडर के तौर पर यहाँ पर अब आपको MG ग्लॉस्टर भी मिलता है, जहाँ पर कीमतें बहुत ही अच्छे तौर पर पेश की गई हैं। 29 लाख रुपीज़ से 35.4 लाख रुपीज़ तक उसकी कीमतें हैं। और अगर आप देखने जाएँ तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में यहाँ पर आपको क्लास लीडिंग पावर, क्लास लीडिंग टॉर्क और बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते। लेकिन इस नई गाड़ी की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी हमको पता नहीं है। साइज़ में ये बहुत बड़ा है, एज अ वैल्यू बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बट अगर आपको एक ऐसा SUV चाहिए जो कि न सिर्फ ऑफ-रोडिंग कर सके, लेकिन जिसके ऑन रोड मैनर्स, जिसकी राइड क्वालिटी, जिसका कंफर्ट, जिसकी थर्ड रो सीट यूजेबल हो, और जो कि जाना माना गया हो अपनी ओवरऑल रिलायबिलिटी के लिए, अपनी यूजेबिलिटी के लिए और अपने लुक्स के लिए भी, तो फोर्ड एंडेवर आज भी बहुत ही सार्थक है। मेरे ख्याल से एक बड़ा ही बैलेंस्ड व्हीकल है, जहाँ पर आपको न सिर्फ बहुत अच्छा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा डे टू डे यूजेबिलिटी मिलती है, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिलती है। यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलती है। आप ऑटो पार्क की बात कर लीजिए, आप 7 एयरबैग्स की बात कर लीजिए, आप नॉइज़ कैंसिलेशन की बात कर लीजिए, इसकी जो विशिष्ट राइड क्वालिटी है उसकी बात कर लीजिए, कंफर्ट और जो रोड मैनर्स हैं वो सब इसे एक काफ़ी यूजेबल, काफ़ी कार लाइक व्हीकल बनाते हैं। और एक प्रॉपर ऑफ रोडर होने के बावजूद भी ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और काफ़ी यूजेबल रहता है। तो दोस्तों, ये था 2020 फोर्ड एंडेवर का डिटेल्ड रिव्यू, जिसमें हमने यूज़ किया नया फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट आपको सारे फीचर्स दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी सवाल थे इस गाड़ी से संबंधित सबके जवाब मैं दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ सवाल बाकी हैं, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। मैं सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपको इस तरह के डिटेल्ड रिव्यूज़ पसंद है तो मोटरराइड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, आपको एक एक फीचर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो भी उस नोटिफिकेशन पर जाकर के ऑलवेज़ का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।